अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पूरे मुल्क में इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से जो पाबंदियां हैं वो अब 14 अप्रैल तक यानी 2 हफ्तों तक बरकरार रहेंगी और फिर इन पाबंदियों में नरमी आने का इम्कान है। चारों सूबों और वफाक ने इस बात पर इत्तफाक कर लिया है। साथ ही जुज़वी तौर पर 4 अप्रैल से फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो रहा है। दुनिया भर में अब तक कोरोना के तकरीबन 9 लाख केसेस सामने आ चुके हैं, जबकि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद अब 2000 से जायद हो गई है। पहले 1000 केसेस 29 दिनों में पाकिस्तान में रिपोर्ट हुए और उसके बाद अगले 1000 केसेस सिर्फ 8 दिनों में रिपोर्ट हुए हैं। यानी पाकिस्तान में तेजी से केसेस सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी वो शराब मगर नहीं है जो कि मगरबी मुमालिक में है, जहां 24 घंटों के दौरान हज़ारों केसेस सामने आ रहे हैं। 1000 के करीब तकरीबन एक मुल्क में अमवात हो जाती हैं और पाकिस्तान में केसेस तेजी से सामने आ रहे हैं। हुकूमती इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 48 घंटों में अब तक सबसे ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कल सबसे ज़्यादा 236 और आज 178 केसेस सामने आ चुके हैं। यानी आज की जो तादाद है इजाफे की वो कल से कम है। कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से आज हुकूमत ने अहम फैसले किए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में आज नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें आरपी चीफ ने भी शिरकत की। इस इजलास में चारों सूबों ने फैसला किया कि जो पाबंदियां इस वक्त हैं वो 14 अप्रैल तक बरकरार रहेंगी। वफाकी वजीर असद उमर ने ब्रीफिंग में एतराफ़ किया कि जो बंदिशें हैं उससे कोरोना के फैलाव में कमी आई है। अगर बंदिशें ना लगाई जाती तो ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो सकते थे, इसलिए इससे ज़्यादा बंदिश की ज़रूरत महसूस नहीं की गई। एक तो ये कि जो बंदिशें की गई हैं उसकी वजह से इसके फैलाव को रोकने में वो असरअंदाज साबित हुआ है और उससे कमी वाक़ई आई है। यानी अगर हम ये बंदिश न लगाते तो इस वक्त इससे कहीं ज़्यादा केस हो सकते थे। इससे ज़्यादा मज़ीद बंदिश की ज़रूरत नहीं महसूस की गई और जो इस वक्त जिस लेवल के ऊपर हैं इसी लेवल के ऊपर रहना, इससे ज़्यादा की नहीं। उमर ने कहा कि बंदिशों की वजह से बेहतरी आई है। आज ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने खबरदार किया कि अभी कोरोना वायरस ने बढ़ना है, 1 हफ्ते में पता चलेगा कि क्या सूरत हाल होगी, मगर जिस तरह से कोरोना वायरस मगरबी मुमालिक में बढ़ा है इस तरह से पाकिस्तान में नहीं बढ़ा। दुनिया के मुकाबले में पाकिस्तान में शरह अमवात भी कम है। इसलिए बढ़ना है, किस रेट पे बढ़ना है अभी हमें नहीं पता। इंशाल्लाह 1 हफ्ते तक हमें वो भी आइडिया हो जाएगा, क्योंकि हमारा डेटा आ रहा है सारी जगह से, उसको प्रोसेस कर रहे हैं। अभी तक तो अल्लाह का करम, ख़ास कोई करम है हमारे मुल्क के ऊपर कि जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर ये एस्केलेट किया और ये जो इंक्रीज़ किया, उस तरह पाकिस्तान में नहीं कर रहा। और हमारी जो फेटलिटीज़ भी हैं, जो लोग मर रहे हैं, वो बहुत कम है दुनिया की एवरेज के मुताबिक। सो 1 हफ्ते तक हमें आइडिया भी हो जाएगा इसका। कोरोना वायरस से सेहतियाब होने वालों में भी इजाफा हो रहा है। साथ ही मस्बत केसेस की रिपोर्टिंग में कमी आ रही है। अब तक 26 अमवात हुई हैं, 82 अफराद सेहतियाब हुए हैं। मीडिया ब्रीफिंग में वज़ीर आज़म के बाब ने खुशी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा ने बताया कि क्वारंटीन से मस्बत केसेस में अब कमी आई है। जो हमारे क्वारंटाइन की सूरत हाल है वो उसमें 8,893 लोग क्वारंटाइंस में हमने रिकॉर्ड किए पिछले 24 घंटे के अंदर, और उनमें से 5,190 के रिज़ल्ट्स जो हैं वो फ़ाइनल किए जा चुके हैं। ये बड़ी तादाद है और इनमें से 19% हैं जी कि जो पॉजिटिव आए। तो क्वारंटाइन में जो लोग हैं इनकी पॉजिटिविटी में पिछले चंद रोज़ से कमी हम देख रहे हैं, यानी कि 81% जो लोग हैं वो नेगेटिव हैं। बेहतर खबरें आ रही हैं और अब जो पाबंदियां हैं वो पूरे मुल्क में 14 अप्रैल तक बरकरार रहेंगी। सिंध हुकूमत ने जुमे के दिन के हवाले से मजीद सख्ती का फैसला किया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक जुमे को दिन 12 से 3 बजे के दरमियान मुकम्मल लॉकडाउन होगा। कारोबारी मराकज़ भी मुकम्मल बंद रहेंगे। सख्ती के बावजूद मुसलसल लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी और बेहतियाती की शिकायत भी मुख्तलिफ इलाकों से सामने आ रही हैं। कराची के इलाके कायदाबाद में गुज़िश्ता रोज़ राशन की तकसीम के दौरान सैकड़ों लोग सड़कों पर दिखाई दिए। उस पर आज वज़ीर तालीम सईद गनी ने ट्वीट किया कि गुज़िश्ता रोज़ कायदाबाद में एक फलाही तंजीम की जानिब से राशन तकसीम किया गया, जिसकी वजह से सूरत हाल बनी। सिंध हुकूमत ने फौरी तौर पर इस तरह से राशन तकसीम को रोक दिया है। फलाही तंजीम लोगों के घरों तक राशन पहुँचा सकती है। मुसलसल ऐसी शिकायत सामने आ रही है कि लोग बेहतियाती का मुजाहरा कर रहे हैं और इसके नतीजे में कोरोना के फैलाव का खदशा बढ़ जाता है। सिंध में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 709 हो गई है
आज ही कराची में कोरोना के 33 नए केसेस सामने आए, जबकि गुज़िश्ता रोज़ कराची में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ था। कराची के बाद कराची के अलावा सिंध के जो दीगर इलाके हैं उनमें सबसे ज़्यादा केसेस हैदराबाद में हैं। महकमा सेहत के मुताबिक हैदराबाद कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद हैदराबाद में 128 है। हैदराबाद में ये केसेस मकामी तौर पर मुंतकिल हुए हैं। बैंक और अस्पताल में कोरोना के मस्बत केसेस सामने आए हैं। तो सिंध के 2 शहरों कराची और हैदराबाद में ज़्यादा तादाद में केसेस सामने आए। कराची में रिपोर्ट नहीं हुआ, आज आया। इसकी क्या वजह है? अब से कुछ देर पहले ये भी खबर आई है, सिंध के महकमा सेहत के मुताबिक एक और शख्स कोरोना से हलाक हो गया है। 59 साल शख्स हाल ही में सऊदी अरब से वापस आया था। उन्हें 19 मार्च को अस्पताल में दाखिल कर दिया गया और आज उनकी मौत हो गई, जिसके बाद सिंध में कोरोना से हलाकतों की तादाद 9 हो गई है। आज जो मीटिंग हुई जिसमें वज़ीर आज़म थे, चारों सूबों के की शिरकत थी, उसमें क्या मुत्तफ़िका फ़ैसला हुआ है? क्योंकि सूबे लॉकडाउन करते हैं, वज़ीर आज़म आकर बार बार तकरीर कर देते हैं और वो लॉकडाउन के ख़िलाफ़ बात करते हैं। वज़ीर सेहत सिंध हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर अज़रा पेचोहा साहिबा। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहिबा, ये मुत्तफ़िका फ़ैसला है, वज़ीर आज़म भी राज़ी, चारों सूबे भी राज़ी कि 14 अप्रैल तक इस लॉकडाउन को अभी और ज़्यादा बढ़ाया जाए क्योंकि इसके मस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। जी, मैं पहले तो मीर जावेद रहमान की डेथ हुई उस पर कंडोलेंस करना चाह रही हूँ, मेरी तरफ से, पार्टी की तरफ से, पीपल्स पार्टी की तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि ये एक कंसेंशुअल मीटिंग हुई, एक मीटिंग होती है, प्राइम मिनिस्टर जो है ये मीटिंग कंडक्ट करते हैं और इस मीटिंग में सब प्रोविंसेस के चीफ मिनिस्टर्स और दीगर अफराद शामिल होते हैं और ये कंसेंशुअल डिसीजन है कि 15 अप्रैल बल्कि 14 उन्होंने अनाउंस किया है कि 14 तक तो ये रहेगा और शायद 15 को लिफ्ट करें, लेकिन इस पे मजीद जो है उस वक्त जब लिफ्ट करने का टाइम आएगा तो उसके बाद मजीद उस पे जो है गौर किया जाएगा कि ज़रूरत है मजीद करने की या नहीं है। अरे ये अहम बात है कि सबका मुत्तफ़िका फ़ैसला है, वज़ीर आज़म भी इस फैसले में शामिल थे। अब साथ में ये बता दें कि जो पैटर्न नज़र आ रहा है पाकिस्तान में, दायरे अब अगर स्पेन देखें मुसलसल इजाफा है तो होता जा रहा है, इटली में मुसलसल इजाफा हो रहा है, अमेरिका में रोज़ाना मुसलसल इजाफा हो रहा है, तादाद बढ़ रही है उन लोगों की जो मुतासिर हो रहे हैं या जिनकी अमवात हो रही है। पाकिस्तान में या सिंध में, पाकिस्तान के अंदर सिंध में नज़र आ रहा है कि पैटर्न एक ही नहीं है, अचानक इजाफा होता है फिर कमी आ जाती है। कल कराची में कोई केस नहीं था मगर हैदराबाद में केसेस सामने आए, कल पूरे सिंध में जो केसेस की तादाद थी आज उससे कम केसेस सामने आए। तो एक ही तरीके से इजाफे का पैटर्न या कमी का पैटर्न नहीं है, किसी दिन कुछ किसी दिन कुछ, इसकी क्या वजह है? कल जो थे हमारे जो तबलीगी जमात वाले हैं उनकी जो नंबर्स थे वो बहुत ज़्यादा थे, तो 119 उनके थे, 49 कल के केसेस हैं, परसों के मैं बता रही हूँ 119 जो थे वो तबलीगी जमात के। अगर हमने बहुत ज़्यादा क्योंकि टेस्टिंग की तो उनकी वजह से हमारे नंबर्स 125 पे पहुँच गए थे परसों 29 को, और 49 पे केसेस कल आए हैं। तो ये जो है ये हम अप एंड डाउन देख रहे हैं। हम अब तक सप्रेस जो करने जा रहे थे ये नंबर्स कहीं ज़्यादा होते अगर हमने लॉकडाउन शुरू में नहीं किया होता, और हम आई थिंक 5-6 दिन पहले हमने लॉकडाउन किया है, बल्कि हमने स्लो डाउन कर दिया था सिस्टम को कि हमने फरवरी की 27 को हमने जो है स्कूल्स को बंद कर दिया था और उसके बाद हम दीगर शॉपिंग सेंटर्स और सिनेमाज और मॉल्स को और इस तरह से हम आस्ते आस्ते करते गए और ये कंप्लीट लॉकडाउन जो है ये ऑब्वियसली जो है इसके रिजल्ट्स आने लगेंगे 2 हफ्ते बाद। अभी भी हम स्विंग्स देख रहे हैं क्योंकि हमारे कुछ जो आते हैं नंबर्स स्विंग आता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वहाँ से तबलीगी जमात वालों को वो आ गए थे प्रोविंस में हमारे, उस वजह से ये नंबर्स आप इंक्रीज देख रहे थे, लेकिन स्लो डाउन हो जाएगा इसमें। पहले हम जो है कोशिश कर रहे थे कि हमारे नंबर्स, हम इतने टेस्ट भी नहीं कर रहे थे शुरू में, लेकिन अभी क्योंकि हम टेस्ट की हमारी रफ्तार भी बढ़ गई है तो इस वजह से भी थोड़ा ये आप नंबर्स इंक्रीज देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। और साहब हमारे साथ मौजूद थी वज़ीर सेहत सिंध, उनका मौक़िफ़ आपने सुना। मुत्तफ़िका फ़ैसला है जिसमें चारों सूबे और वज़ीर आज़म की सदारत में इजलास हुआ, सब मुत्तफ़िक हुए और 14 अप्रैल तक इस लॉकडाउन में तोसी की गई है। असद उमर साहब ने बताया कि इसके फ़ायदे सामने आए हैं, फैलाव रुका है। इस वक्त मुल्क में एक और मसला नज़र आ रहा है। सूरत हाल ये है कि इतनी नाजुक सूरत हाल में अहम दवाइयों की किल्लत की शिकायत सामने आ रही है और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी गैर फ़ाल है। डॉन अखबार में आज इस हवाले से खुर्रम हुसैन की खबर शाया हुई है जिसके मुताबिक
دوائیں بنانے والی کمپنیوں نے کہا ہے کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان گزشتہ 1 مہینے سے غیر فعال ہے کیونکہ 10 اہم عہدے خالی ہیں، جس کی وجہ سے قیمتوں کا تعین، ڈسٹریبیوشن اور ٹیسٹنگ کا کام رکا ہوا ہے۔ پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ذکاء الرحمان نے ڈان اخبار کو بتایا کہ اس وقت پاکستان میں ڈسٹریبیوشن کے لیے کسی نئی دوا کی منظوری نہیں ہو رہی، قیمتوں کی منظوری نہیں ہو رہی، پروڈکشن میں کسی بھی تبدیلی کی اجازت نہیں، کیونکہ جس نے یہ کام کرنا ہے وہ عہدہ ہی خالی ہے۔ خبر کے مطابق ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے 13 ڈائریکٹرز ہیں جو مختلف ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، مگر 1 سال ہو گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے بار بار ہیلتھ سیکرٹری کی تیزی سے تبدیلی ہو رہی ہے، اس لیے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی میں اہم تقرریاں نہیں ہو رہی۔ سی ای او ڈائریکٹرز کی پوسٹ پر قائم مقام افراد کی تعیناتی کی گئی۔ 10 ڈائریکٹرز کی تقرریاں 3 ماہ کی مدت کے لیے ہوتی رہیں، اس میں توسیع ہوتی رہی، مگر 25 فروری کو ان 10 ڈائریکٹرز کی تقرری کی مدت ختم ہوئی، مگر توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا۔ اتھارٹی کے قائم مقام سی ای او نے ڈان کو بتایا کہ منگل کی رات کو 5 افراد کی تقرری ہوئی ہے۔ خبر کے مطابق دوائیاں بنانے والوں کا کہنا ہے کہ 1 مہینے کی تاخیر کا اثر مارکیٹ میں نظر آ رہا ہے۔ زیادہ تر ہینڈ سینیٹائزر دوائیاں تیار کرنے والی کمپنیوں نے نہیں بنائے، اس کے علاوہ وہ دوائیں جو کورونا کے مریضوں کے لیے اہم ہیں ان کی فراہمی بھی متاثر ہوئی ہے۔ اب یہ حساس معاملہ ہے کیونکہ پاکستان میں اموات کی تعداد ابھی 25 افراد سے تجاوز کی ہے، اور یہ ایک بہت اہم نمبر ہے۔ بی بی سی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جس کے مطابق دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلی 25 اموات کے بعد چین اور جنوبی کوریا میں اموات میں تیزی سے اضافہ ہوا، اور پھر انہوں نے کیسے اس کو کنٹرول کیا، اور کیسے پہلی 25 اموات کے بعد اٹلی، اسپین اور امریکہ کے ہاتھ سے صورتحال نکل گئی۔ وہ صورتحال کو چین اور جنوبی کوریا کی طرح کنٹرول نہیں کر پائے۔ پاکستان نے ابھی 25 اموات کا نمبر کراس کیا ہے، 26 اموات پاکستان میں ہوئی ہیں۔ یہ بڑا اہم ہے، دیکھیے ذرا بی بی سی کی رپورٹ۔ To get a better insight into the severity of the outbreak in each country, اگر مختلف ممالک میں اموات کی تعداد میں اضافے کا موازنہ کریں تو دیکھتے ہیں کہ پہلی 25 اموات کے بعد مختلف ممالک میں کتنا اضافہ ہوا۔ اٹلی میں اس کے 23 دن میں 5000 سے زائد اموات ہو گئیں، اور اب اس کا بھی دگنا 10,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ the death toll in Italy passed 5. اسپین میں اس سے بھی زیادہ تیزی سے اضافہ ہوا، وہاں 5000 اموات کی تعداد محض 19 دن میں تجاوز کر گئی۔ It reached the 5,000 mark in 19 days. امریکہ اور فرانس میں اموات کی شرح ایک ہی جیسے اضافے سے بڑھی ہے۔ 3 ہفتوں میں امریکہ میں اموات کی شرح 2500 کو تجاوز کر گئی، مگر کسی بھی ملک میں کرونا کے خلاف کامیابی کا معیار یہ ہے کہ اس نے کتنی تیزی سے اموات کی شرح میں اضافے کو روکا۔ انہی اموات کی تعداد کو ایک الگ زاویے سے دیکھ لیتے ہیں۔ جنوبی کوریا میں ہر 7 دن میں اموات کی تعداد دگنی ہو جاتی تھی، مگر تیسرے ہفتے میں چین اضافے کی اس شرح کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گیا، مگر ابھی تک یورپی ممالک اموات کی شرح میں اضافے کو کنٹرول نہیں کر پائے ہیں، اور ہر 3 دن میں اموات کی تعداد دگنی ہو رہی ہے۔ Down and are seeing their numbers double every 3 days. امریکہ میں بھی اموات کی شرح یورپی ممالک کی طرح رہی، مگر اب رجحان میں اور اضافہ ہو رہا ہے، اور امریکہ اموات کی شرح میں اضافے میں کمی لانے میں چین اور جنوبی کوریا کے قریب بھی نہیں۔ یہاں تک کہ اٹلی میں بھی حالیہ دنوں میں اموات کی شرح میں اضافے میں کمی آئی ہے، مگر امریکہ میں نہیں آ رہی۔ یہ پہلی 25 اموات کے بعد مختلف ممالک کا حال رہا، اور پاکستان نے اگر اس راستے پر نہیں چلنا ہے تو لازمی ہے کہ دواؤں کی دستیابی رہے، لوگ پاسداری کریں حکومت کے لاک ڈاؤن کی، اور اپنے آپ کو آئسولیشن میں رکھیں۔ اب حکومت آہستہ آہستہ پابندیوں میں نرمی لا رہی ہے۔ تجرباتی طور پر فلائٹ آپریشن بھی شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ تجرباتی طور پر 4 اپریل کو ایک فلائٹ اسلام آباد ایئرپورٹ پر آئے گی، تمام مسافروں کا ٹیسٹ کیا جائے گا، پھر انہیں جانے کی اجازت دی جائے گی۔ اگر تجربہ کامیاب ہوا تو پھر آپریشن جاری رکھا جائے گا۔ 5 اپریل کو جائزہ لے کر فیصلہ کیا جائے گا۔ فیصلہ یہ ہے کہ باہر سے لوگ آئیں گے، کنٹرول طریقے سے آئیں گے، تمام فلائٹس ایک ساتھ نہیں کھولی جائیں گی۔ پی آئی اے انیشلی جو ہے وہ فلائٹ لے کر آئے گی۔ انتظام یہ کیا جا رہا ہے، اور یہ فلائٹ اسلام آباد آئے گی۔ اسلام آباد کے اندر انتظام یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو ایئرپورٹ کے اندر پہلے روکا جائے گا، تمام لوگوں کا ٹیسٹ کیا جائے گا،
उस टेस्ट के रिजल्ट आने तक उनको क्वारंटीन फैसिलिटी के अंदर रखना जाएगा, कुछ 6 घंटे 8 घंटे जो भी उसके अंदर लगते हैं। अगर उनका टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, यानी वो क्लियर हो जाएगा कि उनको ये बीमारी नहीं है, तो उसके बाद उनको जाने दिया जाएगा। और फिर भी उसके बाद जाहिर है वो एक ट्रैक एंड ट्रेस का सिस्टम होगा। हमारे पहले ये हुआ है कि जो बाहर से लोग आए हैं उसकी वजह से फैलाव बढ़ा है। 5 तारीख को यानी जिस दिन ये फ्लाइट आ जाएगी उसके बाद दोबारा रिव्यू, जो कमेटी बनी हुई है जो उसको देखती है, कि वो दोबारा रिव्यू करेंगे कि ये सिस्टम कैसे कितना बेहतर वर्क किया। बैरून मुल्क में फंसे हुए पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है। अंदरून मुल्क कब ऑपरेशन शुरू होगा, ये सारी बातें और ये किस तरह पाकिस्तानी आएंगे। गुलाम सरवर खान साहब वफाकी वजीर बराए एविएशन हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम सरवर खान साहब बहुत शुक्रिया। मतलब ये बताइएगा कि जुज़वी तौर पर अगर ये ऑपरेशन आप शुरू करने जा रहे हैं, पहले कह दिया गया था कि जी वहाँ टेस्ट कराएं और दिखाएं कि आपका टेस्ट मुस्बत नहीं है, तो वो वाली शर्त नहीं होगी, जो बस फॉर्म भरना, वो तमाम शराइत के तहत लोग आएंगे, क्वारंटीन में 1 दिन के लिए रखा जाएगा, टेस्ट किया जाएगा, मुस्बत नहीं आया तो फिर वो अपने घरों पर जा सकते हैं, ये होगा? जी बिल्कुल, फ़ैसला बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तानी शहरी और उनमें से वो लोग हैं जो विज़िट वीज़े पे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, और जो पहले कंडीशन इम्पोज़ की गई थी कि वहाँ से टेस्ट करवा के आएँ, वो उनके लिए मुमकिन नहीं था। उन ममालिक में ये फैसिलिटी फ़िलहाल हासिल नहीं थी उन लोगों को। तो अब ये फ़ैसला किया गया कि वापसी पे आने के बाद उनका कंप्लीट स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उनका स्वैब लिया जाएगा, क्वारंटीन में उन्हें रखा जाएगा, और रिज़ल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो फिर उसके मुताबिक उसे अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। अगर जिन लोगों का रिज़ल्ट नेगेटिव आता है उन्हें स्ट्रेट वे घरों को वापस भिजवा दिया जाएगा। आपने कहा जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं विजिट वीज़ा पे, यानी जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। अगर पाकिस्तानी शहरी जो दूसरे ममालिक में हैं, वहाँ की शहरियत रखते हैं, चाहे वो कैनेडियन हो, दोहरी शहरियत रखते हैं, तो वो अभी नहीं आ सकते फ़िलहाल। देखिए, आने से तो हम किसी को रोक नहीं सकते, लेकिन हमारी फ़र्स्ट प्रेफरेंस वो है कि वो पाकिस्तानी शहरी जो विज़िट वीज़े पे हैं और उनके वीज़ाज़ एक्सपायर होने जा रहे हैं, फ़र्स्ट प्रेफरेंस उनकी होगी। फिर हमारे वो बच्चे जो यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, दुनिया मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों में, और घरों को वापस आना चाहते हैं, सेकंड प्रेफरेंस हमारी वो होगी। तो थर्ड प्रेफरेंस हमारी वो होगी कि जो ड्यूल नेशनल्स हैं, पाकिस्तानी नेशनलिटी भी है और यूके की नेशनलिटी भी है, वो पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन वो हमारी थर्ड प्रायोरिटी होगी। मतलब और ज़ाहिर ये फ़्लाइट्स पाकिस्तान से जाएंगी तो सिर्फ पाकिस्तान में लोग वापस आ सकते हैं, मुख्तलिफ ममालिक ने भी अपनी अपनी पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, या यहाँ से जा भी सकते हैं? और ये किस तरीके से फ़्लाइट्स ऑपरेट करेंगे? सिर्फ इस्लामाबाद में आ रही हैं तो कराची के शहरी भी, दूसरे जो शहर हैं उनके शहरी भी सिर्फ इस्लामाबाद में लैंड करेंगे, क्या होगा? देखें जी, कल से ये ऑपरेशन शुरू हो रहा है। 2 अप्रैल से 11 अप्रैल तक ऑपरेशन की इजाज़त दी गई है, और 17 कमर्शियल फ़्लाइट्स चलनी हैं। और पहली 2 फ़्लाइट्स, एक कराची से उड़ेगी, दूसरी लाहौर से उड़ेगी। 300 पैसेंजर लेके ये टोरंटो जाएंगी। ये चार्टर फ़्लाइट्स हैं जो कि कनेडियन एम्बेसी ने अरेंज की हैं। उसमें कनेडियन नेशनल, पाकिस्तानी ओरिजिन के कनेडियन नेशनल भी हैं, और उनके एम्बेसी के भी कुछ लोग हैं। एक फ़्लाइट वापसी में स्ट्रेट वे वापस आ जाएगी, दूसरी फ़्लाइट वापसी पे इस्तांबुल से होती हुई आएगी, और जो वहाँ पे फंसे हुए मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए 200 पाकिस्तानी हैं और इस्तांबुल एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं, उन्हें वापस लाएगी, और हर आने वाली फ़्लाइट वापस इस्लामाबाद आएगी। तमाम लैब टेस्ट, उनकी स्क्रीनिंग, उनके स्वैब टेस्ट, उनका क्वारंटीन, उनकी ट्रीटमेंट, जिन जिन हॉस्पिटल्स में उन्हें शिफ्ट करना है, ये सारा ऑपरेशन इस्लामाबाद ही में होगा। लेकिन फ़्लाई डिफरेंट डेस्टिनेशन से करेंगी, कराची से भी फ़्लाई करेगी और लाहौर से भी फ़्लाई करेगी। और सर ये बताइए फिर डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेशन जो है, इसके बारे में आपकी तरफ से क्या सोचा जा रहा है कि उन्हें भी शुरू किया जाएगा, कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि डोमेस्टिक फ़्लाइट ऑपरेशन बंद है? और उसमें भी एक्चुअली तो प्रॉब्लम ये है जी कि
فیصلہ تو یہی تھا کہ اگر ایک پیسنجر یہاں سے فلائی کرتا ہے تو یہاں بھی اس سے اسکیننگ سے گزر کے جانا ہوگا، اور جب اس کا ارائیول کسی ایئرپورٹ پہ ہوگا تو وہاں بھی اس ارائیول پہ بھی اس کی اسکیننگ ہوگی، اس کا سویب ٹیسٹ ہوگا. وہ اتنا لینگتھی پروسیجر ہے کہ فار دا ٹائم بینگ ہم نے ڈومیسٹک آپریشن سسپینڈ رکھے ہوئے ہیں. لیکن اس پہ غور ضرور ہو رہا ہے، سوچ بچار ضرور ہو رہی ہے. یہ جو 2000 سٹرینڈڈ پاکستانی دنیا کے مختلف ممالک میں بیٹھے ہیں، انہیں واپس لانے کے بعد پھر ڈومیسٹک آپریشنز پہ سوچا جائے گا اور وہ شروع کیا جائے گا. خاص آخر میں بھی بتائے گا کہ ظاہر ہے آپ کے حلقے میں بھی کچھ لوگوں میں کرونا کے کیسز سامنے آئے، آپ کی کانسٹیٹوئنسی پولیٹکس کرتے ہیں، آپ اپنے حلقے کو دیکھتے ہوئے، برابر کے حلقوں کو دیکھتے ہوئے، پنڈی دوسرے، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ صورتحال لاک ڈاؤن کی وجہ سے کنٹرول میں ہیں یا آپ اس کو باہر نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا اس وقت کیا آبزرویشن ہے، کیونکہ آپ کے حلقے میں بھی کیسز سامنے آئے کرونا کے؟ دیکھیں جی، میں 5 بجے میری آخری میٹنگ ختم ہوئی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ختم ہوئی، اور 6 بجے میں اپنی کانسٹیچوئنسی میں چلا گیا اور 8 بجے نکلا اور 9 بجے یہاں پہنچ گیا. اور میرے حلقے میں ٹیکسلاوا کینٹ کے اندر 3 پیشنٹ آئیڈینٹیفائی ہوئے، 2 انڈر ٹریٹمنٹ ہیں، ایک خاتون پیشنٹ اللہ کو پیاری ہو گئی ہے. تو پنڈی والی کانسٹیچوئنسی میں کوئی سنگل پیشنٹ نہیں ہے، کوئی ہاسپیٹل میں نہیں ہے. میرا ڈیلی رابطہ ہوتا ہے کانسٹیچوئنسی میں. تو پنڈی میں الحمدللہ حالات کافی کنٹرول میں ہیں. اسلام آباد میں جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ بارہکاؤ اور چک شہزاد میں کچھ تبلیغی حضرات کی وجہ سے کچھ لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں اور کچھ لوگ انڈر ٹریٹمنٹ بھی ہیں. لیکن الحمدللہ جس طرح گراف اوپر دنیا میں جا رہا ہے اور خاص کر یورپ اور امریکہ میں جا رہا ہے، اس طریقے سے پاکستان میں اس طریقے سے یہ بیماری بڑھ نہیں رہی، اس طریقے سے لوگ ہاسپیٹلائز نہیں ہو رہے، اس طریقے سے اموات نہیں ہو رہی. ابھی تک چیزیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی پہلے ہے اور چیزیں کنٹرول میں ہیں. بہت شکریہ. غلام سرور خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. صورتحال کنٹرول میں ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں دنیا میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد مگر اب 9 لاکھ کے قریب پہنچ چکی ہے، اور اس وائرس کو 8 لاکھ سے 9 لاکھ تک پہنچنے میں دن نہیں بلکہ گھنٹے لگے ہیں، جس سے اس وائرس کے پھیلنے کی رفتار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. جبکہ کرونا وائرس کے خطرے کی وجہ سے سعودی عرب نے فی الحال مسلمانوں کو حج کی منصوبہ بندی نہ کرنے کا کہا ہے. اس وقت کورونا کے پھیلاؤ میں سب سے زیادہ تیزی امریکہ اور یورپی ممالک میں دیکھنے میں آئی ہے، جہاں ایک دن میں ریکارڈ اموات ریکارڈ کی گئی ہیں. فرانس میں 24 گھنٹے کے دوران 499 افراد ہلاک ہوئے، جو اب تک کی سب سے بلند ترین سطح ہے. برطانیہ میں 381 افراد ہلاک ہوئے، جو اب تک کی بلند ترین سطح ہے، جس میں ایک 13 سالہ لڑکا بھی شامل ہے. اسی طرح اسپین میں 24 گھنٹے میں 849 افراد کورونا سے ہلاک ہوئے، وہاں کی بلند ترین سطح ہے. جبکہ دنیا میں سب سے زیادہ ہلاکتیں اٹلی میں ہوئی ہیں، جہاں تقریباً 12,500 افراد کورونا سے ہلاک ہو چکے ہیں. 1,05,000 سے زائد مریض ہیں. مگر اس وقت سب سے زیادہ تشویشناک صورتحال امریکہ کی ہے، جہاں کل ایک دن میں 864 افراد کورونا سے ہلاک ہوئے، جو ایک دن میں ہونے والی اب تک کی سب سے زیادہ اموات ہیں، اور یہ سلسلہ رک نہیں رہا ہے. امریکہ اس وقت کورونا سے متاثر ہونے والا سب سے بڑا ملک ہے، جہاں کورونا کے مریضوں کی تعداد 1,90,000 سے زائد ہو چکی ہے. 4,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں. صرف نیو یارک میں کورونا کے 76,000 سے زائد مریض ہیں. اسپتالوں میں مریضوں کے لیے تو پہلے ہی جگہ کم پڑ رہی ہے، اب لاشیں رکھنے کے لیے سرد خانے بھی امریکہ میں کم پڑ گئے ہیں. کورونا وائرس نے امریکی فوج کے طیارہ بردار جہاز کو بھی لپیٹ میں لے لیا ہے. صورتحال اس حد تک خراب ہے کہ خود امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو ایک مہینے تک کورونا وائرس کو صرف معمولی فلو قرار دے رہے تھے، اب وہ بھی امریکی شہریوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ آئندہ 2 ہفتے بہت تکلیف دہ ہوں گے. امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ پہلی دفعہ اتنے پریشان نظر آئے. وائٹ ہاؤس میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ نظر نہ آنے والے دشمن سے ہونے والی اموات ناقابل یقین ہیں. امریکی صدر کے ساتھ موجود ماہرین کا کہنا تھا کہ اموات کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے، مگر جب کمی آنا شروع ہوگی تو اتنی تیزی سے نہیں ہوگی. میں تمام امریکیوں کو آنے والے مشکل دنوں کے لیے خود کو تیار رکھنے کا کہنا چاہتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ جیسے ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس سب کے آخر میں امید کی کرن نظر آتی ہے، مگر میں بتانا چاہتا ہوں کہ آنے والے 2 ہفتے بہت تکلیف دہ ہوں گے. اس نظر نہ آنے والے دشمن سے جو اموات ہو رہی ہیں وہ ناقابل یقین ہیں. ابھی اموات کی شرح میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. آہستہ آہستہ اموات کی شرح میں کمی آئے گی.
मगर वो कमी इतनी तेज़ी से नहीं आएगी जितनी तेज़ी से अमवात में इजाफा हुआ है। अमरीकी सदर और माहिरीन अपने शहरियों को आने वाले दिनों से खबरदार कर रहे हैं। इदाद व शुमार के हवाले से अमवात का जायजा ले रहे हैं। अपनी न्यूज़ ब्रीफिंग में भी अमरीकी सदर ने ग्राफ पेश किया जिसमें बताया गया कि अमरीका में 15 से 22 लाख अफराद हलाक होते, जैसा कि इस ग्राफ में आपको पीक पे नजर आ रहा होगा। मगर ट्रंप ने बताया और उनके साथियों ने बताया कि समाजी दूरी और शटडाउन के फैसलों पर अमल दरामद की वजह से ये अब 1 लाख से 2,40,000 के दरमियान हलाकतों की शरह होगी, ना कि 15 से 22 लाख, यानी 10 गुना कमी आ गई है लॉकडाउन करने की वजह से। अमरीकी सदर आने वाले 2 हफ्तों को तकलीफ करार दे चुके हैं और ये तकलीफ अब नजर भी आ रही है। अमरीका का सेहत का निज़ाम बैठ गया है। एक तरफ अस्पतालों में गुंजाइश ना होने की वजह से पार्क्स में, दीगर इमारतों में मेकशिफ्ट अस्पताल बनाए जा रहे हैं। अमरीकी नेवी का 1000 बिस्तरों का बहरी जहाज कोरोना के अलावा दीगर मरीजों के इलाज की जरूरियात पूरी करने के लिए न्यूयॉर्क शहर पहुंच गया है। मगर दूसरी तरफ लाशें रखने के लिए सर्द खानों में जगह खत्म हो गई है। इसलिए आर्जी अस्पतालों के बाद अब सड़कों पर और आम जगहों पर आर्जी सर्द खाने भी बनाए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क के मेडिकल प्रोटोकॉल के मुताबिक अगर किसी भी वबा में मरने वालों की एक दिन में तादाद 200 से ज्यादा हो जाए तो आर्जी सर्द खाने बनाना लाजमी हो जाता है, क्योंकि लाशों को महफूज रखने की जगह खत्म हो जाती है। पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क एक दिन में 200 लाशों की सतह को तजावुज कर गया था, सिर्फ एक शहर। और अब खुलेआम अवामी जगहों पर अस्पतालों के बाद इमरजेंसी बुनियादों पर सर्द खाने नजर आ रहे हैं जहां लाशों को रखा जा सके। न्यूयॉर्क के शहरी ये मनाजिर खुले आम देख सकते हैं जो उन्होंने पहले नहीं देखे थे। दूसरी तरफ अमेरिका में एक और मुसीबत खड़ी हो गई है। अमेरिकी नेवी के तैयारा बरदार जहाज USS रोजवेल्ट के कमांडर ने अपने नेवी लीडरशिप को खत लिखा है कि जहाज में मौजूद नेवी के अफसरान और अमले की कोरोना से जान बचाई जाए, क्योंकि बहरी जहाज के अमले में से 70 लोगों में कोरोना वायरस फैल चुका है। उन्होंने खत में लिखा कि हम कोई जंग नहीं लड़ रहे हैं, नेवी के अमले को मरना नहीं चाहिए। अगर हमने अभी कुछ ना किया तो हम अमेरिका के सबसे अहम असासे का ख्याल रखने में नाकाम हो जाएंगे। फैसला कुन इक़दामात की ज़रूरत है, जिसमें इस अमेरिकी न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर के अक्सर अमले को 2 हफ्ते के लिए अलग थलग करने के फौरी फैसला शामिल है। 4000 के अमले को इस खतरे में रखना एक गैर ज़रूरी रिस्क है, जिससे अमेरिकी नेवी के इस अमले का एतमाद टूट जाएगा जिन पर हम अपनी हिफाजत के लिए एतमाद करते हैं। ये बाकायदा तौर पर नेवी के कमांडर ने खत लिखा है। अमेरिका में इस वक्त अमवात की शरह में इजाफा हो रहा है। हालांकि इस वक्त इटली में कोरोना से सबसे ज़्यादा अमवात हुई हैं, जहां तकरीबन 12,500 अफराद कोरोना से हलाक हो चुके हैं और 1,05,000 से ज़ायद मरीज़ हैं। जिसके बाद स्पेन का नंबर है, जहां अमवात की तादाद 9,000 से तजावुज़ कर गई है और 1 लाख से ज़ायद अफराद वायरस का शिकार हैं। इटली और स्पेन के बाद यूरोप में कोरोना से मुतासिर होने वाला तीसरा बड़ा मुल्क जर्मनी है, जहाँ मरीजों की तादाद 75,000 से ज़ायद है। मगर इटली और स्पेन के मुकाबले में अमवात की तादाद बहुत कम है और टोटल 820 से ज़ायद अफराद अभी तक टोटल हलाक हुए हैं, जबकि स्पेन और इटली में एक दिन में इससे ज़्यादा हलाकतें हो रही हैं। जर्मनी में 13,500 से ज़ायद मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। इसके मुकाबले में इटली और स्पेन में अमवात की शरह बहुत ज़्यादा है। इटली में तो कोरोना से शरह अमवात 11% है, मगर जर्मनी में सिर्फ 0.9% है, 1% भी नहीं। स्पेन में मरने वालों की शरह 8% है। बरतानिया में इस वक्त केसेस की तादाद जर्मनी से 3 गुना कम है, मगर मरने वालों की तादाद जर्मनी से दुगनी है। जर्मनी भी कोरोना वायरस से महफूज नहीं है, वहाँ भी मुकम्मल लॉकडाउन है। स्कूल, दुकानें, रेस्टोरेंट्स और थिएटर्स बंद है। मईशत सुकड़ेगी, बेरोजगारी भी होगी। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल को भी क्वारंटीन में जाना पड़ा जब उन्हें पता चला कि उनके डॉक्टर का कोरोना टेस्ट मस्बत आया है, मगर बाद में एंजेला मर्केल का अपना टेस्ट मनफी आया। मगर कोरोना वायरस से दूसरे मुल्कों की तरह और दूसरे साथ के मुल्कों की तरह मुतासिर होने के बावजूद जर्मनी में अभी तक शरह अमवात बहुत कम हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक तज्ज़ियाकारों की राय है कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जर्मनी ने फौरी रद्द अमल दिखाया, फौरी और बड़ी तादाद में लोगों के टेस्ट करना शुरू कर दिए और जहां कोरोना का केस मिला वहां फौरी तौर पर लोगों की ट्रैकिंग शुरू कर दी। 28 जनवरी को जर्मनी में पहला केस आया। ये शख्स एक कार के पार्ट्स बनाने वाली कंपनी में काम करता था, जिसके चीन के शहर वुहान में 2 प्लांट्स हैं। 2 दिन के अंदर जर्मनी की हुकूमत ने इस शख्स का पता लगा लिया, जिससे इस शख्स को वायरस लगा था, उस शख्स का पता लगा लिया। फिर उस शख्स का जिससे राब्ता हुआ था उनका पता लगाकर उन्हें क्वारंटीन में डाल दिया। जिन से ये सब राब्ते में आए उन सबको क्वारंटीन में डाल दिया। चीन जाने पर पाबंदी लगा दी। जर्मनी में कंपनी का प्लांट फौरी तौर पर बंद कर दिया। इस प्लांट में कुछ और लोगों का टेस्ट मस्बत आया तो उन सबको क्वारंटीन में डाल दिया और वायरस के फैलाव को उस इलाके में रोक दिया। पूरे मुल्क में कोई भी केस सामने आने के बाद
जर्मनी ने फौरी तौर पर यही तरीका अपनाया। लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट्स और फेडरल हुकूमत, वफाकी हुकूमत ने पूरे मुल्क में मिलकर काम किया, टेस्ट किए, लोगों को ट्रैक किया, क्वारंटीन में डाला। फिर सवाल यह है कि इटली में ज़्यादा उम्र के लोगों के मरने की तादाद ज़्यादा है तो जर्मनी में क्यों नहीं है? हालांकि इटली की तरह बड़ी उम्र के लोगों की तादाद तो जर्मनी में भी ज़्यादा है। तो जर्मनी में, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि इटली में क्योंकि ज़्यादा ज़ईफ़ लोग हैं इसलिए वहाँ पर ज़्यादा अमवात हो रही है, तो जर्मनी में भी उसी तरह ज़ईफ़ लोग हैं, जर्मनी में अमवात क्यों नहीं हो रही हैं? इसका जवाब यह है कि यहाँ भी जर्मनी ने तेज़ी दिखाई। जर्मनी की तमाम रियासतों ने फौरी अहकामात जारी किए और ख़ानदान के अफराद की बुज़ुर्ग शहरियों से मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी कि खुद ख़ानदान के लोग भी बुज़ुर्ग शहरियों से नहीं मिल सकते, और फौरी वार्निंग जारी की गई कि कोई भी बुज़ुर्ग शहरियों से ना मिले। बहुत से बुज़ुर्ग अफराद ने खुद को क्वारंटीन में डाल लिया और हुकूमती अहकामात पर खुद भी अमल किया। नताइज सामने हैं। जर्मनी में 80 साल से ऊपर के मरीजों की तादाद सिर्फ 3% है, हालांकि आबादी में 80 साल से ऊपर तनासुब 7% है। दीगर ममालिक में तनासुब से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए, जर्मनी में तनासुब से कम लोग मुतासिर हुए। जर्मनी में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों में जो औसत है वो औसत उम्र 46 साल है, जबकि इटली में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वालों की औसत उम्र 63 साल है। यानी कि बुजुर्ग अफराद को अच्छी हिकमत अमली के जरिए जर्मनी ने बचा लिया। तज्जियाकारों के मुताबिक हो सकता है कि आने वाले हफ्तों में मरीजों की तादाद बढ़ने, अस्पतालों में रश बढ़ने से जर्मनी की सूरत हाल भी बदल जाए, मगर यह बहुत मुश्किल है कि जर्मनी का हाल इटली जैसा हो, यानी एहतियात और फौरी इक़दामात एक ही खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक जिनका एज का जो एवरेज नंबर है वो भी एक जैसा हो, उनके नताइज किस तरह मुख्तलिफ आए। सिर्फ और सिर्फ चीन, साउथ कोरिया और सिंगापुर ही की मिसाल नहीं है, यूरोप के अंदर भी जर्मनी, इटली और स्पेन से और अमेरिका से, अगर हम अमेरिका की तरफ जाएं उससे एक अलग मिसाल है तरक्की याफ्ता मगरबी ममालिक में। अहम बात यह है कि अमेरिका और यूरोप के मुकाबले में एशिया में कोरोना के केसेस में कमी आ रही है। चीन ने 8 अप्रैल को वुहान से लॉकडाउन उठाने का ऐलान किया हुआ है, मगर खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सख्तियां भी की जा रही हैं। एशिया के हवाले से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि खतरा बाकी है, और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक दुनिया को एशिया में आने वाले नए केसेस से घबराना चाहिए। चीन, हांगकांग, सिंगापुर और दीगर चंद ममालिक जिनके बारे में ख्याल किया जा रहा है कि उन्होंने वायरस पर काबू पा लिया है, वहां नए केसेस सामने आने के बाद अब मजीद सख्तियां कर दी गई हैं। चाइना में बैनुल-अक़वामी फ्लाइट्स इस हद तक कम कर दी गई है कि बैरून मुल्क पढ़ने वाले चाइनीज तालिब इल्म परेशान हैं कि अब वो अपने ही मुल्क में वापस कैसे जाएंगे। गैर मुल्की शहरियों के दाखिले पर तो चीन ने मुकम्मल पाबंदी लगाई हुई है। सिंगापुर, हांगकांग और ताइवान ने भी गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है, और ताइवान का एक शहरी जो बाहर से वापस आया था और उसे घर में क्वारंटीन में डाल दिया गया था, उसे $33,000 का सिर्फ इसलिए जुर्माना किया गया कि वो क्वारंटीन तोड़कर क्लब चला गया था, इसलिए $33,000 जुर्माना अदा करना पड़ा। हांगकांग में क्वारंटीन में मौजूद लोगों के हाथ में बाकायदा ट्रैकिंग ब्रेसलेट पहनाए जाते हैं ताकि वो बाहर ना निकल सके, और निकलें तो फौरन पुलिस को पता चल जाए। जनूबी कोरिया ने बाहर से आने वाले गैर मुल्की शख्स को भी 14 दिन में क्वारंटीन में डालने का फैसला किया हुआ है, हर शख्स को। पहले पाबंदी महज चंद ममालिक से आने वाले लोगों पर थी, अब दुनिया में कहीं से भी आने वाले लोगों पर जनूबी कोरिया में पाबंदी है। चीन में जो भी लोग बाहर से आएँ उन्हें होटल्स में क्वारंटीन में रखा जाता है, और वो मोबाइल ऐप के जरिए अपना रोजाना का टेम्परेचर हुक्काम को भेजते हैं। और जनूबी कोरिया की हमने मिसाल बताई कि अब सब जो भी मुल्क बाहर से आएगा उसे क्वारंटीन का सामना करना पड़ेगा। सिंगापुर में क्वारंटीन की खिलाफवर्जी की सज़ा इतनी सख्त है कि एक 53 साला सिंगापुर के शहरी को क्वारंटीन की खिलाफवर्जी पर उसका पासपोर्ट ही मनसूख कर दिया गया शहरी का। जापान ने सरकारी तौर पर ऐलान किया हुआ है कि जो क्वारंटीन तोड़ेगा उसे 6 माह की कैद या फिर 5 लाख जापानी यंग का जुर्माना होगा। इसी खतरे के पेश नज़र चीन, जहां कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पा लिया गया है, बरतानवी अखबार गार्जियन के मुताबिक चीन ने भी अपनी तवज्जो कोरोना वायरस के उन खामोश कैरियर्स की तरफ कर दी है जिनमें अलामात जाहिर नहीं होती। चीन में 5 दिन में पहली दफ़ा केसेस की तादाद में इजाफे के बाद अब ऐसे मरीजों को क्वारंटीन में डालने की तैयारी हो रही है जिनमें अलामात जाहिर ही नहीं होती, यानी उनमें वायरस होता है मगर अलामात कोई नहीं होती, उन्हें खुद नहीं पता होता। एक रोज़ में ऐसे 130 नए केसेस सामने आए, और अब 1367 केसेस की मॉनिटरिंग की जा रही है जिनमें वायरस है मगर अलामात नहीं है। इससे पहले चीन में ऐसे मरीजों को खतरा नहीं समझा जाता था और उनकी तादाद को टोटल मुतासरीन की तादाद में शामिल भी नहीं किया जाता था। और अब जो लोग हैं जिनके अंदर वायरस है मगर उसमें अलामात नहीं होती, उन पर बाकायदा तौर पर अब सख्ती की जा रही है, क्योंकि ये लोग दूसरों में वायरस फैलाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं, इसलिए एहतियात लाजमी ख्याल की जा रही है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त कोरोना वायरस से वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है और इसके अलावा क्या सिनेरियो हो सकता है। 2 सिनेरियो हैं जिस पर हफीज़ पाशा साहब ने, हफीज़ कारदार साहब ने तफसील से लिखा है। कितनी बेरोज़गारी होगी, कितने लोग गुर्बत की सतह से नीचे जाएंगे, कितना पाकिस्तान में तरक्की की शरह मुतासिर होगी, कितना टैक्स कम कलेक्ट होगा, सब कुछ तफसील से बयान किया है और सब कुछ हम आपके सामने तफसील से रखेंगे ब्रेक के बाद।
اب سے 1 مہینے پہلے تک کہا جا رہا تھا کہ دنیا کی عالمی معیشت کا سائز 3% بڑھے گا، مگر صرف 1 مہینے بعد ہی 1.5 مہینے بعد ہی کرونا وائرس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ منفی ہوگی۔ اس وقت جو گلوبل معیشت ہے، عالمی معیشت ہے، وہ سکڑ جائے گی۔ پاکستان پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ اس حوالے سے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا اور سابق گورنر اسٹیٹ بینک شاہد کاردار نے اخبار بزنس ریکارڈر میں ایک آرٹیکل لکھا ہے جس میں انہوں نے کرونا وائرس سے ملک کی معیشت کو پہنچنے والے نقصان کا اندازہ لگایا ہے۔ آرٹیکل کے مطابق ملک کی معیشت کی معاشی سرگرمیاں بری طرح متاثر ہونے کا خدشہ ہے، خاص طور پر انڈسٹری کے شعبے میں جس کا ملکی جی ڈی پی میں بڑا اہم حصہ ہے۔ دونوں ماہر معیشت نے کرونا وائرس کے اثرات کے نتیجے میں 2 منظرنامے پیش کیے ہیں اور بتایا ہے کہ اگر کرونا وائرس کا زیادہ اثر پڑا تو کیا صورتحال ہوگی اور اگر کرونا وائرس کا کم اثر پڑا تو کیا صورتحال ہوگی۔ دونوں ہی صورتحال پاکستان کی معیشت کے لیے بری ہیں، مگر ایک بہت زیادہ بری ہے، ایک کم بری۔ آرٹیکل کے مطابق اگر کرونا وائرس نے ملک کی معیشت پر زیادہ اثر ڈالا تو ملک کی معیشت 9.5% گر جائے گی، یعنی 1600 ارب روپے کا نقصان۔ اسی طرح اگر کرونا وائرس ملک کی معیشت پر کم اثر ڈالے گا تو ملک کی معیشت کا حجم 4.6% تک کم ہوگا، یعنی 891 ارب روپے کا نقصان۔ کم سے کم ملک کی معیشت کو 900 ارب تک کا نقصان پہنچے گا۔ اسی طرح دونوں ماہرین معیشت نے کہا کہ اگر کرونا وائرس کا اثر زیادہ ہوا تو ملک میں 50 لاکھ افراد بے روزگار ہو جائیں گے، اور اگر کرونا وائرس کا اثر کم ہوا تو 31 لاکھ افراد پھر بھی بے روزگار ہو جائیں گے، اور 90 لاکھ سے 1.5 کروڑ تک لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے۔ کم سے کم 31 لاکھ افراد بے روزگار ہو جائیں گے، 90 لاکھ افراد غربت کی لکیر سے نیچے جائیں گے۔ تفصیل سے بات کریں گے کہ کیا کیا پہلو ہیں، کیوں اتنی بری صورتحال نظر آ رہی ہے۔ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سابق وزیر خزانہ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے وفاقی حکومت ابھی تک نہیں اندازہ لگا پائی ہے، نہ بتایا انہوں نے کہ کیا اثر ہوگا۔ آپ کے اعداد و شمار کو خود وفاقی وزراء اسد عمر صاحب ہوں، حماد صاحب ہوں، بہت ہی زیادہ اس کو کریڈیبل مانتے ہیں، آپ کو کے آرٹیکلز کو کوٹ کرتے رہے ہیں ماضی میں۔ یہ بڑے ہی مایوس کن نمبرز ہیں اور آپ 2 سچویشنز دے رہے ہیں۔ ایک سینیریو ہے کہ 4.6% معیشت گر جائے گی، دوسرا ہے 9.5%۔ کیا ایگزیکٹلی ہوگا ان دونوں سینیریوز میں کہ جس کی وجہ سے یا تو ایک سینیریو ہو یا پھر زیادہ برا سینیریو ہو؟ کیا کس وجہ سے ہوگی یہ بات؟ دیکھیے اس کی 3-4 وجہ ہیں۔ ایک تو جس طرح آپ نے کہا کہ دنیا بھر کے حالات جو ہیں وہ ریسیشن کی طرف جا چکے ہیں، اور خطرہ یہ ہے کہ جو اس وقت اچھی پرفارمنس کرنے والے ملک جو تھے وہ بھی ان کا شرح نمو بھی نیگیٹو ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف اگر آپ اندرونی حالات پہ دیکھیں تو پاکستان کی جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے ان کے آرڈرز رک گئے ہیں اور کچھ پیمنٹس بھی رک گئی ہیں، تو ہماری ایکسپورٹ انڈسٹری بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے باہر کے حالات کی وجہ سے۔ دوسری طرف ان حالات میں جب ایک پینڈیمک ہو اور ملک کے اندر لوگ پریشان ہوں اور پروڈکشن میں کمی ہو تو پھر پرائیویٹ انویسٹمنٹ تو نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ تو دوسرا فیکٹر جس کی وجہ سے شرح نمو میں کمی آ سکتی ہے وہ یہ کہ انویسٹمنٹ کی رفتار کم ہو سکتی ہے۔ اور تیسری وجہ اور سب سے بڑی وجہ ایک لحاظ سے یہ ہے کہ لوگوں کا جو خرچہ ہے، کنزمپشن ایکسپینڈیچر جسے ہم کہتے ہیں، وہ کم ہونے کا امکان اس لیے پیدا ہو گیا ہے کہ بے روزگاری میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ جب 3 چیزیں آپ ملا لیتے ہیں، انویسٹمنٹ، ایکسپورٹس اور کنزمپشن، تو اس کے نتیجے میں یقیناً خدا نخواستہ میں کہوں گا کہ شرح نمو میں آپ کی جو پازیٹیو تقریباً 2.5% تھی، اب یہ خطرہ ہے کہ اگر آپ ایوریج لے لیں تو 6 سے 7% نیگیٹو جا سکتی ہے۔ مطلب یہ تو ظاہر بڑی مایوس کن صورتحال ہو جائے گی۔ آپ کے دونوں سینیریوز میں فرق بہت زیادہ ہے۔ پہلا سینیریو کہہ رہا ہے کہ 31 لاکھ لوگ بے روزگار ہوں گے، جو کہ مایوس کن ہے، مگر اگر دوسرا سینیریو ہوا، دوسری صورتحال ہوئی تو 50 لاکھ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ ایک کے تحت 90 لاکھ لوگ غربت کی سطح سے نیچے جائیں گے، دوسرے سینیریو میں 1.5 کروڑ لوگ غربت کی سطح سے نیچے چلے جائیں گے۔ اس وقت پاکستان میں صورتحال کنٹرول میں ہے، تو آپ کو لگ رہا ہے کہ زیادہ برا سینیریو کم از کم نہیں ہوگا، اور پہلے سینیریو میں بھی آپ کو کوئی بہتری دکھتی ہے؟ دیکھیے اس وقت خاص طور پہ جو ایکسپورٹس کا جو اس وقت حال ہے، 40 سے 50% کم ہونے کا خطرہ ہے اور شروع بھی ہو چکا ہے۔ تو جس طرح یہ پیک کرے گا کورونا آپ کا، تو اس وقت تک آپ کے شرح نمو میں زیادہ کمی آئے گی۔ اللہ چاہیں تو انشاءاللہ اس کے بعد اگر کچھ کمی آنا شروع ہو گئی، اور جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کا جو کرونا کے جو لوگ متاثر ہو رہے ہیں ان کا نمبر فلیٹن آؤٹ ہونا شروع ہو جائے، تو اس وقت پھر آپ کا سیکنڈ سینیریو جو کم گروتھ ریٹ والا ہے
وہ پھر ویلڈ نہیں رہے گا اور شرح نمو میں اتنی کمی اللہ کے فضل سے نہیں آنا چاہیے. اور صاحب اب اگر اتنی بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوتے ہیں, اتنی بڑی تعداد میں لوگ غربت کی شرح سے نیچے جاتے ہیں, حکومت نے پہلے ہی پیکیج دے دیا اور ہمیں حکومت کے حالات پتہ ہیں, اتنی کیپیسٹی ہے کہ اس صورتحال سے یہ حکومت نمٹ سکے؟ دیکھیے پیکیج جو دیا ہے, مجھے آپ اجازت دیں تو یہ ناکافی ہے. بات یہ ہے کہ آپ ایک گھرانے کو اگر وہ بے روزگار ہیں اور اس گھر میں 6 لوگ ہیں تو اس گھر میں جو منتھلی خرچہ آتا ہے صرف کھانے پینے کا, وہ سرویز یہ بتاتی ہیں کہ جو سب سے لویسٹ 20% پاپولیشن ہے پاکستان کو, جو یقیناً غریب ہے, ان کا بھی خرچہ 8 سے 9 ہزار روپے ہوتا ہے مہینے میں. تو یہ 3,000 کا جو آپ نے طے کیا ہے اماؤنٹ, یہ سراسر بہت ہی کم ہے. اور اس کے نتیجے میں اگر لاک ڈاؤن چلتا رہے گا تو لوگ بہت سخت پریشان ہو جائیں گے اور بے روزگاری تو چھوڑیے, فاقے ہونے کا خطرہ پیدا خدا نخواستہ ہو جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب اس سب میں حکومت کے پاس کوئی آپشن ہے یا حکومت بس فائر فائٹنگ ہی کر سکتی ہے اور کم سے کم نقصان ہو اس کی دعا ہی کر سکتی ہے؟ کیپیسٹی ہے کوئی جو ٹیکس ریونیوز کے حالات ہیں ویسے جو حکومت کی کیپیسٹی ہے؟ دیکھیں پیسوں کی بات ہے, جب ملک کی تاریخ میں اتنا برا وقت آتا ہے اور خدا نخواستہ اگر شرح نمو اتنا زیادہ گر جاتا ہے, ایسے اتنا گراوٹ ہم نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی. ساری دنیا بھر میں 200 ممالک متاثر ہو چکے ہیں. اس وقت ہمیں سب سے اہم پرائرٹی یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ جس حد تک ہو سکے وہ قائم رہے, اور ساتھ ساتھ کرونا پہ ہم کام کریں. میڈیکل جو آپ کے ہماری کوششیں ہیں وہ اور بڑھائیں, اور غربت اور بے روزگاری کو آپ کو ختم کرنا آپ کی فرسٹ پرائرٹی. وی او اٹ ٹو دا پیپل آف آور کنٹری. اگر اس کے نتیجے میں آپ کو تقریباً 600-700 ارب اور خرچ کرنا پڑے تو ہم کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ جب حالات نارمل پہ آ جائیں گے تو محنت کر کے ہم اس طرح کا خرچے کو واپس ریکور کرنے کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں. مگر آپ اس وقت لوگوں کو بالکل ابینڈنڈ یا بے روزگار یا کھانے کے بغیر نہیں چھوڑ سکتے. مطلب میں ایک ایک کر کے مختلف اشارے پھر بات کر لیتے ہیں. اب پاکستان میں بار بار کہا گیا کہ جو مہنگائی ہے وہ ڈیمانڈ بڑھنے کی وجہ سے نہیں ہے, کرنسی بہت زیادہ گر گئی, اس کے علاوہ سپلائی شاکس بہت زیادہ پرابلم تھے, ہولڈنگ ہو گئی. اب انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں گر گئی ہیں مگر کرنسی اچانک پھر بہت زیادہ گر گئی ہے. تو کیونکہ حکومت کے پاس کیپیسٹی ہو اس کے لیے بڑا لازمی ہے کہ شرح سود کم ہو اور حکومت کے پاس پیسے ہوں کچھ کرنے کے لیے. یہ مہنگائی بڑھ جائے گی روپیہ گرنے کی وجہ سے ایک دفعہ پھر, یا جو ڈالر جو تیل کی قیمت گری ہے اس وجہ سے مہنگائی میں ہم کمی دیکھیں گے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے ہم کافی عرصے سے آپ کے پروگرام میں بھی ہم سب نے کہا ہے کہ یہ ہاٹ منی پہ جو آپ نے ریلائنس کیا ہوا تھا وہ نامناسب تھا, اور ہم نے اس وقت کہا تھا کہ خدا نخواستہ اگر چھوٹا سا جھٹکا بھی ہو تو یہ پیسہ بھاگ جائے گا. ہوا بڑا جھٹکا اور یہ پیسہ تقریباً $3.5 ارب سے $2 ارب نکل چکا ہے کچھ ہفتوں میں. ہمیں دوسرے طریقے اختیار کرنے چاہیے تھے. اب گورنمنٹ سوچ رہی ہے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں سمجھتا ہوں پہلی دفعہ انہوں نے یہ بات واضح کی ہے کہ وہ ساری دنیا کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت اچھا ایک سائن ہے, اور آئی ایم ایف, ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ پاکستان کو سپورٹ کے لیے عنقریب پیسہ دینے کے لیے تیار ہیں. تو ہمارا اگر یہ جو گیپ پیدا ہوا ہے سبسٹیٹیوٹ ہو جاتا ہے اگلے کچھ ہفتوں میں تو انشاءاللہ روپے کی قدر میں اور کمی نہیں آنی چاہیے. اس وقت روپے کی قدر میں 7 سے 8% کمی آئی ہے, مگر آپ یہ دیکھیے کہ تیل کی قیمت میں 60% کمی, کچھ اور چیزوں میں 25 سے 30% کمی آئی ہے. تو یقیناً روپے کے کچھ گراوٹ کے باوجود ہماری جو امپورٹ کی قیمتیں ہیں وہ یقیناً کم ہوئی ہیں, اور یہ ایک جیسے کہتے ہیں نا پازیٹیو پہلو ہے اس سارے کرائسس میں کہ قیمتیں اللہ کے فضل سے اب سٹیبلائز ہو گئیں. اب آپ یہ بھی دیکھیے کہ کرونا سے پہلے آج کی جو انفلیشن کی فگر آئی ہے وہ یہ کہ 10% تک گر چکی تھی.
अफरात ज़र की रफ्तार। तो अब इंशाल्लाह ये 10 के लगभग रहेगी, और अगर कीमतें कम रहीं इंटरनेशनली तो हो सकता है 10 से भी कुछ और कम हो जाए। मतलब चले, ये अब एक अच्छी खबर है, अगर हुकूमत के पास महंगाई कम होगी तो शरह सूद कम होगी, शरह सूद कम होगी तो हुकूमत के पास पैसे बचेंगे। मगर दूसरी तरफ अगर मईशत इस तरह गिर रही होगी तो हुकूमत टैक्स नहीं जमा कर पाएगी, तो जो टैक्स का नुकसान है वो ज़्यादा होगा या शरह सूद कम होने की वजह से फ़ायदा ज़्यादा होगा? हुकूमत के पास नेट और नेट पैसे बचेंगे या हुकूमत फिर क्राइसिस में होगी? 1% सूद अगर आप कम करते हैं तो हमारे बजट को 200 अरब का फ़ायदा होता है। अभी तक आपने 2.25% कम किए हैं, तो उसके नतीजे में तकरीबन आप ये देखिए कि 450 अरब का फ़ायदा हो चुका है। दूसरी तरफ तेल की जो कीमतें गिरी हैं, गवर्नमेंट ने कहे बगैर ये कर लिया है कि इसका जो कम से कम आधा हिस्सा जो है वो पेट्रोलियम लेवी के इजाफे से वो उठाएंगे। उन्होंने फुल बेनिफिट ट्रांसफ़र नहीं किया, इसलिए कि अभी तक पूरी बेनिफिट हमें मिली नहीं है, अगले महीने इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो उसके नतीजे में 100 अरब की रेवेन्यू एक्स्ट्रा हो सकती है। अलबत्ता आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब शरह नमूद नेगेटिव में चली जाएगी तो उसके नतीजे में तो टैक्स बेस तो श्रिंक हो जाएगा, तो उससे रेवेन्यूज़ में कमी आएगी। हमारा अंदाज़ा ये है कि FBR की रेवेन्यूज़ मुश्किल से इस साल 4000 अरब तक पहुंच पाएंगे, जबकि टारगेट हम पहले कहते थे कि 5200 अरब के लिहाज से ज़्यादा था, अब तो और ज़्यादा है। 4400 तक हम पहुंच सकते थे, अब शायद 4000 पे मुश्किल से हम पहुंच पाएंगे, और उसके नतीजे में यकीनन टैक्स रेवेन्यूज़ ओवरऑल में कुछ कमी आएगी। मतलब, और ज़ाहिर दुनिया भर में मार्केट्स बंद हैं, पाकिस्तान की बरामदात गिरेंगी, मगर ऑयल की कीमतें घटने की वजह से पाकिस्तान की दरामदात भी गिरेंगी। नेट ऑन नेट पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा इस सूरत हाल में? क्योंकि जब बैनुल अक़वामी मईशतें गिर रही हैं तो रेमिटेंसेस भी इम्पैक्ट हो सकती हैं। पाकिस्तान करंट अकाउंट पर प्रेशर आएगा या आपके ख्याल में ज़रा रिलैक्स्ड होगा? ये उस पर डिपेंड करता है कि रेमिटेंसेस पे क्या असर होता है। देखिए, तेल की कीमत जो रिकॉर्ड तौर पर तकरीबन गिर चुकी है, उसके नतीजे में जो मिडल ईस्ट में ममालिक हैं उन पर बहुत बुरा असर पड़ा है, और ये ख़तरा पैदा हो गया है कि लोगों को शायद बेरोज़गार करके वापस भेज दिया जाएगा। इसके नतीजे में रेमिटेंसेस आपकी गिर सकती हैं, और काफ़ी नुमाया तौर पर गिर सकती हैं। अगर इस हद तक नहीं हुआ तो जो आपके दरामदाद में कमी आएगी, तेल ख़ास तौर पे कम होने की, इससे फ़ायदा तकरीबन 5 अरब डॉलर का है, और एक्सपोर्ट्स की कमी को वो कॉम्पनसेट कर देता है। मगर अगर रेमिटेंसेस में गिरावट और आती है तो फिर करंट अकाउंट आपका कुछ हद तक और ख़राब हो सकता है। बहुत शुक्रिया, हमारे पास पासे साहब मौजूद थे। सूरत हाल आपने सुनी, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस सूरत हाल से निकले, मईशत का नुकसान कम से कम हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।